अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कंसेप्चुअल फिजिक्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज ग्रेड 11 का पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर हम डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है और दूसरा है आपके पास डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले कंसेप्चुअल फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और हर आने वाले लेक्चर से फायदा उठाइए। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो ग्रेड 11 का लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है ग्रेड 11, जिसमें हम दो अहम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसे अक्सर बुक्स में अक्सर जगह पे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। बेसिकली इसका उर्दू में मतलब है मानी खेज हिंसे। मानी खेज हिंसों का मतलब ये है कि किसी भी मेजरमेंट में आपके पास जो गिवन डिजिट्स हैं, जो गिवन नंबर्स हैं, वो किस हद तक अपनी वैल्यू रखते हैं, किस हद तक अपनी मतलब वाज़े करते हैं। मतलब यह है कि अगर हम उन हिंसों को हटाएं तो क्या मेजरमेंट पे असर आता है कि नहीं आता। ऐसी चीज को मानी खेज हिंसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डिजिट है 245 मीटर का फासला आपने क्या किया है, मेजर किया। अब इसमें अगर हम 2 को हटाएं तो ये 45 बन जाएगा, 4 को हटाएं तो ये 25 बन जाएगा, और अगर हम 5 को हटाएं तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास 24 बन जाएगा। इसका मतलब है कि इस मेजरमेंट में हर डिजिट अपनी सिग्निफिकेंट रखता है। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि हर डिजिट अपनी एक मानी रखता है, इसमें अपनी एक वैल्यू रखता है, जिसको हटाने से उस मेजरमेंट पे असर आता है। तो ऐसे डिजिट को क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। अब उसकी तरफ बाकायदा बढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट है क्या, डिफिनेशन इसकी क्या है। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश में द एक्यूरेटली नोन digit and first doubtful digit, accurately known digits and first doubtful digit is called significant figures। कोई भी मेजरमेंट है, इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश में, द एक्यूरेटली नोन, एक लफ्ज आता है जिसे हम कहते हैं एक्यूरेटली नोन, जिसके ऊपर मुकम्मल यकीन है कि यहां तक हमारी मेजरमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है। उन डिजिट्स को कहा जाता है एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर शक, इसका सिग्निफिकेंट फिगर। उनको कलेक्टिवली यानी एक्यूरेटली नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मेजरमेंट है जिसे हम कहते हैं लेट्स सपोज 15.67 मीटर। ये एक आपके पास मेजरमेंट। अब इस मेजरमेंट में ये 15.6 इन डिजिट्स को कहा जाता है एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स।
यानी यहां तक हमारी मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, कोई उसमें डाउट नहीं। लेकिन ये जो लास्ट डिजिट 7 नजर आ रहा है ये डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब है कि इसके ऊपर शक है। ये यूं भी हो सकता है कि 6.66766 हो और हमने उसको 67 कर दिया, या यूं भी हो सकता है कि मेजरमेंट आपके पास 6 और 7 के बीच में और हमने उसको 7 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट डिजिट है 7, ये क्या है आपके पास डाउटफुल डिजिट, और ये जो डिजिट है इसको कहा जाता है एक्यूरेटली नॉन डिजिट। तो इस मेजरमेंट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कुछ रूल्स हैं, हर डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता। कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके, उन रूल्स को हम अपने जहन में रख के हम बता सकते हैं कि इस मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और वो रूल्स हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला रूल है आपके पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तमाम गैर सिफरी हिंसे, ऐसे हिंसे जो सिफर ना हो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी जितने भी एक मेजरमेंट में जितने भी गैर सिफरी हिंसे होंगे वो तमाम के तमाम हिंसे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट। यानी उनकी कुछ ना कुछ क्या होगी उस मेजरमेंट में वैल्यू होगी, उनको हटाने से मेजरमेंट के ऊपर क्या आएगा? असर आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेजरमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर, कोई भी मेजरमेंट है, लेट्स सपोज कोई भी पैमाइश है और वो पैमाइश कितनी है? इतनी। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो पहला शर्त क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम गैर सिफरी हिंसे क्या है? सिग्निफिकेंट। अब यहां पे देखिए 1 2 कोई सिफर नहीं, इसका मतलब है कि ये 9 के 9 डिजिट्स आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट हैं। 9 के 9 डिजिट्स आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट है। यानी एक को भी हटाने से, किसी भी डिजिट को हटाने से इस मेजरमेंट के ऊपर क्या आ सकता है? असर आ सकता है। मिसाल के तौर पर हम 5 को हटा दें, अब कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 12 करोड़ 34,56,799 मीटर का फासला है किसी दो पॉइंट के बीच। अगर हम किसी भी एक हिंसे लेट्स सपोज 4 को हटा देते, अगर लेट्स सपोज 4 को हम हटा दें तो क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। पहले था आपके पास 12 करोड़ का डिस्टेंस, अब है आपके पास 1 करोड़ 23,56,000। इसका मतलब ये है कि ये 4 जो डिजिट यहां पे लिखा गया था, ये 4 जो डिजिट यहां पे लिखा गया था, उसके हटाने से मेजरमेंट पे असर आया है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 4 इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट है कि इसको हटाने से या इसको लगाने से मेजरमेंट के ऊपर क्या आ रहा है? असर आ रहा है। अब इसी तरह अगर हम 2 को हटा दें, किसी तरह अगर हम 9 को हटा दें, किसी भी डिजिट को हटाने से, किसी भी गैर सिफरी डिजिट को हटाने से मेजरमेंट पे अगर असर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिजिट आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए पहला रूल यह है कि तमाम गैर सिफरी हिंसे क्या है? सिग्निफिकेंट है। उनको हटाने या लगाने से मेजरमेंट पे क्या आता है? असर आता है। तो हर वो गैर सिफरी हिंसा किसी भी मेजरमेंट में वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं आपके पास? 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट
फिगर्स। ये था आपके पास पहला। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो digits is significant. जब भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएगा, जब भी सिफर दो गैर सिफरी हिस्सों के बीच में, जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। जब भी जीरो दो गैर सिफरी हिस्सों के बीच में आएगा तो इस वक्त जीरो भी मेजरमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है और इसीलिए उसको क्या शुमार किया जाएगा? सिग्निफिकेंट शुमार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2002 सेकेंड, कोई भी मेजरमेंट, यहां पे आपके पास ये दो जीरो इस वक्त सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इनको हटाने से, अब इन दोनों जीरो को अगर हम हटा दें तो ये 22 बन जाएगा, 22। एक्चुअली क्या था आपके पास? 2002। ये अगर आपका लेट्स सपोज किसी बंदे के ऊपर कर्जा है 2002 और वो आपसे कहता है कि यार इन दो जीरो को हटा दे, नहीं देता मैं आपको, तो वो तो 22 बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जीरो भी किरदार अदा कर रहे हैं। किस चीज में? मेजरमेंट। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है और यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट या 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और मेजरमेंट है 201, कोई और मेजरमेंट है 503। तो इस वक्त क्या है आपके पास? जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे और यहां पे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहां पे जीरो को हटाने से मेजरमेंट पे असर आता है। तो हर वो हिस्सा जिसको हटाने से, जिसको इग्नोर करने से मेजरमेंट पे असर आता है, उसी डिजिट को क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट डिजिट। तमाम गैर सिफरी हिस्से सिग्निफिकेंट थे और बात रह गई जीरो की। जीरो जब दो गैर सिफरी हिस्सों के बीच में आ जाए, अगर आप किसी के ऊपर लेट्स सपोज 203 रुपए आपने देने और आप उसे कहते हैं कि इस जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? 53 नहीं, आपको मार डालेगा। इसका मतलब ये है कि जीरो इस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर है। अब बात आ गई किसकी तरफ? तीसरा रूल। उसके बाद एक और रूल, जीरो बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट है, जीरो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ जाए, जीरो टू द लेफ्ट, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ non-zero digit of decimal point is not significant, वो सिग्निफिकेंट नहीं। जब भी जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट में आएगा, लेट्स सपोज हमारे पास है 0.00032 मीट, आपसे कहा जाता है कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जीरो क्या बात लिखी? जीरो टू द लेफ्ट, जीरो टू द लेफ्ट, किसके लेफ्ट पे? नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट, और उनके लेफ्ट पे जितने भी जीरो आएंगे आप डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी यहां पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं।
अब एक और रूल जो इंतहाई अहम है, जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, और वो है कि आपके पास 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट 0 to the right of non-zero digit may or may not be significant. देखें, 0 के अलावा जितने भी हिस्से थे ऑल non-zero digit आर सिग्निफिकेंट। 0 जब किस में आया, बीच में आया, किसके बीच में आया, दो नॉन जीरो डिजिट के, तो वो भी सिग्निफिकेंट थे। 0 जब डेसिमल के लेफ्ट, डेसिमल और नॉन जीरो के लेफ्ट पे आए, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं थे। बात रह गई है 0 टू द राइट, किसके राइट, ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के राइट पे, वो क्या हो सकते हैं, मे और मे नॉट, सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते, सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। कब हो सकते हैं, डियर, सिग्निफिकेंस डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट of measuring instrument। पैमाइशी आले के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, पैमाइशी आले के लीस्ट काउंट पे। 0 की जो सिग्निफिकेंस है, 0 का जो फायदा है, 0 का जो हटाने या ना हटाने से मतलब जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे आपको एक बार फिर मैं डिफाइन करके दे दूंगा कि लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है, मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट measured by, minimum measurement measured by measuring instrument, measuring instrument। हर measuring instrument का अपना लिस्ट काउंट होता है। क्या मतलब है इस बात का कि मिनिमम मेजरमेंट, कम से कम पैमाइश, measured by the measuring instrument, जो एक पैमाइशी आले से हम पैमाइश करते, यानी हमारे पास 2 फुट हैं, 1 सेंटीमीटर तक नाप सकता है और 1 इंच तक नाप सकता है। तो जो मीटर रूल वो इंच तक नाप सकता है, उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 इंच। जो सेंटीमीटर तक नाप सकता है, उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लिस्ट काउंट बताते खुद क्या है, मिनिमम मेजरमेंट है, कम से कम पैमाइश, मिनिमम मेजरमेंट, कम से कम पैमाइश। तो यहां पे 0 जब राइट साइड पे आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और उनकी सिग्निफिकेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल है, जिसे लेट्स सपोज 8000 किलोग्राम कोई मेजरमेंट है, और वो मेजरमेंट कितनी है आपके पास, 8000 किलोग्राम। अब अगर हम देखें तो 8 तो सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पहला रूल इसके ऊपर अप्लाई करें तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दूसरे की तरफ जाएं कि 0 इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। यहां पे ये जो 3 0 लास्ट पे पड़े हुए हैं, ये अगर लास्ट में कोई हिंसा होता तो ये भी सिग्निफिकेंट थे, लेकिन लास्ट पे हिंसा नहीं है। तीसरे रूल पे अगर चले तो 0 टू द लेफ्ट, लेफ्ट पे 0 है ही नहीं। आ जाए 4th रूल के ऊपर।
फोर्थ रूल में कहता है कि 0 टू द राइट साइड पे जो 0 है वो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हैं भी सही और सिग्निफिकेंट नहीं भी। तो इनकी सिग्निफिकेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट के ऊपर। तो इफ लीस्ट काउंट इज 1 किलोग्राम, if least count is 1 kilogram, then फिर क्या होगा? then there are 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जब लिस्ट काउंट कितना हो? 1 किलोग्राम। वो दुकानदार, वो शॉपकीपर जिसने ये मेजरमेंट करके आपको दी है कि आपकी गंदम 8000 किलोग्राम है, वो कहता है कि मैं 1 किलोग्राम से कम नहीं नाप सकता, तो इसका मतलब है कि उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 किलोग्राम। तो ये चारों के चारों डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट। अगर वो कहता है कि इफ लीस्ट काउंट इज 10 किलोग्राम, अगर लीस्ट काउंट आपके पास कितना है? 10 किलोग्राम, तो फिर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? देन देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इस या 1 2 3 इस लास्ट वाले डिजिट पे क्या होगा? आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका लिस्ट काउंट कितना है? 10 किलोग्राम। वो 10 किलोग्राम से कम नहीं नाप सकता। अब अगर उसके पास मेजरमेंट कितनी है? 8000 पूरी नहीं है, बल्कि कुछ कम है, और इतनी कम है कि 10 किलो कम नहीं है बल्कि 2 किलो कम है, तो उसके पास तो वेट नहीं है कि वहां पे डाल दे और उसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट हो जाए। वो यूं ही कह देता है कि आपकी मेजरमेंट 8000 किलोग्राम है, हालांकि 8000 नहीं है, 7000 समथिंग होगी, जिसकी वजह से इसके लास्ट डिजिट 0 के ऊपर क्या आ गया है? सिग्निफिकेंट नहीं रह गया। ये पता नहीं चल रहा कि आपके पास इस 0 को लगाने या हटाने से मेजरमेंट पे असर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए अगर आपके पास लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम है तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं। और अगर आपके पास इफ लीस्ट काउंट इज 100 किलोग्राम, अगर लीस्ट काउंट आपके पास कितने हैं? 100 किलोग्राम, फिर क्या होगा? देन देयर आर 2 सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 2 सिग्निफिकेंट। और इसी तरह इफ लीस्ट काउंट इज 1000 किलोग्राम, वो शॉपकीपर कहता है कि मैं 1000 किलोग्राम से कम मास को मेजरमेंट नहीं कर सकता, तो उसका लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम है और वहां पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए वो कितने हो गए? 1। एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ये लास्ट जो 3 डिजिट्स होंगे 0, इस वक्त 0 मेजरमेंट में किरदार अदा नहीं कर रहे। इसकी एक और आसान मिसाल मैं दे सकता हूं कि आपने किसी मैच में तमाशाइयों को गिना। किसको गिना? एमसीक्यूज। एक छोटा सा एमसीक्यूज लिखते हैं कि एमसीक्यूज क्या है आपके पास? मॉडल एमसीक्यूज हम इसको कह सकते हैं कि इन ए क्रिकेट मैच, किसी भी क्रिकेट मैच में 500 स्पेक्टेटर्स आर काउंट 1 by 1। 500 तमाशाइयों को गिना गया। और कैसे गिना गया? 1 by 1। कितने तमाशाइयों को गिना गया? 500 तमाशाई।
गिनने वाले ने स्पेक्टेटर्स तमाशाइयों को गिना कितने 500 और कैसे गिना 1 by 1 एक एक करके। तो पूछता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 होंगे। ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और डी में नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 500। इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट में आने वाले 0 किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लिस्ट काउंट के। यहां पे उसने वादे कर दिया कि 1 by 1 एक एक करके, इसका मतलब है कि उसका लिस्ट काउंट कितना है 1, और अगर लिस्ट काउंट 1 है तो ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और यहां पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि लास्ट डिजिट किसकी, लास्ट 0 डिजिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंट और लिस्ट काउंट के ऊपर। लिस्ट काउंट जितना स्मॉलर होगा सिग्निफिकेंट फिगर उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी मेजरमेंट क्या होगी आपके पास, एक्यूरेट होगी, काबिले एतबार होगी। कुछ 1-2 रूल और पढ़ते हैं और उन रूल से वो रूल आपको ये फायदा देंगे कि अक्सर को ये इल्म नहीं होता कि एक रूल आता है एडिशन के मुताबिक और एक रूल आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या सब्ट्रैक्शन के मुताबिक। पहले रूल को हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या है आपके पास रूल है। मिसाल के तौर पर आपके पास 2.04 मीटर को प्लस करते हैं हम किसके साथ, 2.1 मीटर के साथ, यानी आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास कोई भी मेजरमेंट 2 मेजरमेंट को हम ऐड कर रहे हैं। अब अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 4, 1, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब जवाब एमसीक्यूज है, लेट्स सपोज ये क्या है आपके पास एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज में आपसे ये पूछता है कि जो करेक्ट आंसर है, क्या पूछ रहा है, द करेक्ट आंसर, या हम कह सकते हैं चूज द करेक्ट आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 4.14, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 4.1, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 9। सिर्फ आपने इन दोनों को ऐड किया और ऐड करते ही उसने पूछा कि इन दोनों की एडिशन से जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4.14 होगा या 4.1 होगा या दोनों होंगे या नहीं। तो अक्सर बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होते होते वो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि जब भी आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जवाब में उतने सिग्निफिकेंट फिगर लिखें। क्या कहा, जवाब में उतने सिग्निफिकेंट फिगर लिखें जितने सवाल में कम से कम हो, जितने सवाल में कम से कम। यहां पे इस में 3 सिग्निफिकेंट है, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट है
2। तो जवाब भी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होना चाहिए। ये एक और भी है। अक्सर जगह पे आपके पास क्या होगा 3.1498 मल्टीप्लाई बाई 2.7, इसका एक लंबा छोटा जवाब आएगा। लेकिन आपने अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहां तक लिखें, तो वो यहां पे मल्टीप्लिकेशन के रूल में आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बजाय कौन सा रूल आएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल आएगा। तो मैंने आपको कहा कि सवाल में कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट देखें, कि जितने कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे आपका जवाब भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट। यहां पे है 1 2 3 4 5 और यहां पे 1 2, तो आपने जवाब भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है और उसी को ही करेक्ट करना है। लास्ट रूल है आपके पास कि डिजिट्स other than power of 10, other than power of 10, digits other than power of 10 are significant, यानी 10 की ताकत के अलावा जो हिस्से होंगे वो सिग्निफिकेंट। दूसरे अल्फाज में इन अदर वर्ड्स power of 10 are not significant। 10 की ताकत वाले हिस्से सिग्निफिकेंट नहीं है। लेट्स सपोज दो स्पीड ऑफ लाइट को देख लें, तो 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 10 की ताकत वाले सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं। तो एक दो और सवाल इसके ऊपर करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं कि डायमेंशन क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर अक्सर सवाल आते रहते हैं, पेपर में एमसीक्यूज में भी आते रहते हैं और सवाल भी आते रहते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके पास इस गिवन मेजरमेंट में। तो उसके लिए एक दो सवाल आपके लिए और लेकर आया हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मेजरमेंट है आपके पास, हम क्या देते हैं find the ratio of mass of proton to the mass of electron। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का रेशो होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है आपके पास, लेट्स सपोज 9.1 × 10 की ताकत -27 किलोग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10 की ताकत -31 किलोग्राम। अब इनके दरमियान रेशो है, और लेकिन वो कहता है कि फाइंड द मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अहम बात, अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इस सवाल वाले का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको डिवीजन नहीं आता। एक और सवाल यहां पे है कि मल्टीप्लाई किस चीज को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें 2.34 मल्टीप्लाई बाय 9 2.34 को मल्टीप्लाई करें किस चीज के साथ, 9, लेकिन
आंसर या राइट योर आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपका जवाब कहां तक होना चाहिए? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। तो सवाल वाले का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि या तो आपको डिवीजन नहीं आती, या आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, या आपको एडिशन नहीं आती। सवाल वाले का मतलब यही है कि आपने आंसर लिखना है लेकिन करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो मैंने रूल समझा दिए हैं, ये जस्ट आपके होमवर्क के लिए है, आप अपनी प्रैक्टिस करें उसके ऊपर। हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है आपके पास डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी? तो देखिए, डायमेंशन का लफ्ज अक्सर जगह पे, एक और जगह पे भी इस्तेमाल होता है, और वो है आपके पास 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। वो कोऑर्डिनेट्स में वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए आपके पास इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पे जो टर्म है आपके पास डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये एक अलग टर्म है। इसमें आप एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर? बेस में, बेस क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी बेस क्वांटिटीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है आपके पास? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल मिसाल से स्टार्ट ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशन फाइंड करें, एक्सेलरेशन के डायमेंशन फाइंड करें। तो देखिए, एक्सेलरेशन बताते खुद किस चीज के बराबर है? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, यानी चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? 9th में ग्रेड 9th ग्रेड 10th में आपने एक्सेलरेशन को पढ़ा है, छोटी क्लासेस में आपने एक्सेलरेशन को पढ़ा है, और एक्सेलरेशन बराबर है किस चीज के? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहां पे आपसे कहता है कि डायमेंशन फाइंड करें। किस चीज के डायमेंशन फाइंड करें? एक्सेलरेशन। तो याद रखें कि हम पहले इसको यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज में रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिट में। वेलोसिटी की यूनिट क्या है आपके पास? मीटर बटा हुआ सेकंड, डिवाइडेड बाय इस टाइम की यूनिट क्या है आपके पास? सेकंड। तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये डायमेंशन नहीं है, ये यूनिट है। डायमेंशन किसे कहते हैं? कि आप इसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दो बेस क्वांटिटीज में। पावर भी उनकी होगी आपके पास। मिसाल के तौर पर, बल्कि इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है मीटर, किस चीज की यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। लेंथ वो क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या है? मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम, ऊपर जाएगा तो इनवर्स, और इसको किस चीज के अंदर बंद करते? स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली डायमेंशन है किस चीज के? एक्सेलरेशन की। किस चीज की डायमेंशन है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने का तरीका यही है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर दें। किस चीज के अंदर रिप्रेजेंट कर दें? बेस फिजिकल क्वांटिटी। रिप्रेजेंट इन अ बेस फिजिकल टर्म्स using power and enclosed in a square bracket। और किसके अंदर बंद कर दें? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो
ये जो रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, फिजिकल क्वांटिटी की, ये क्या कहलाती है आपके पास, डायमेंशन। इस तरह के फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, न्यूटन के सेकंड कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स ये मास है, मास की यूनिट क्या है आपके पास, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मास किस चीज की यूनिट है, किस बेस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है आपके पास, किलोग्राम किस चीज की यूनिट है, मास की यूनिट है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, m, हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन बेस फिजिकल टर्म्स में, ये मीटर। और एक्सेलरेशन की यूनिट के डायमेंशन क्या है, lt इनवर्स का स्क्वायर। तो ये डायमेंशन है किस चीज के, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायमेंशन। इसी तरह आप टार्क के डायमेंशन देख ले, टार्क आपके पास, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है आपके पास। आर की यूनिट क्या है आपके पास, पोजीशन वेक्टर है, और ये आपके पास मीटर, और आपके पास फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। अब ये मीटर के लिए क्या हो जाएगा आपके पास L, और यहां पे फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा M L T इनवर्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास M L स्क्वायर और T इनवर्स का स्क्वायर। पावर की यूज हो रही है, रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल टर्म्स में और बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये चीज जो है, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, टार्क की है। ये चीज शो कर रहा है आपके पास क्या, डायमेंशन। तो डायमेंशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, डायमेंशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप किसी भी अनजान इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस राइट इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि लिखी गई इक्वेशन क्या करेक्ट है कि फॉल्स। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि which of the following equation is correct for centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए लिख देते हैं mv डिवाइडेड बाई r, बी लिख देते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, सी ऑप्शन में लिख देते हैं आपके पास m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी में लिख देते हैं आपके पास नन ऑफ दिस, और ऑप्शन नंबर ई में लिख देते हैं ऑल ऑफ दिस। अक्सर एमसीक्यूज इसके ऊपर आते रहते हैं कि गिवन इक्वेशन कौन सी ठीक है, किस चीज के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। या एक और हम लिख सकते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट करेक्ट फार्मूला या करेक्ट इक्वेशन किस चीज के लिए, इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ ओशन वेव्स, OCEAN ओशन वेव्स। समंदर की लहरों के लिए कौन सी इक्वेशन, स्पीड ऑफ ओशन वेव्स के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिख देते हैं v इज इक्वल टू अंडर द रूट लैम्डा इनटू g, या हम क्या देते हैं आपके पास v इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी में लिख देते हैं आपके पास v इज इक्वल टू अंडर द रूट लैम्डा g h, ऑप्शन नंबर सी में लिख देते हैं बोथ a एंड b, और ऑप्शन नंबर डी में लिख देते हैं नन ऑफ दिस। तो याद रखें ऐसी तमाम इक्वेशंस जो आपके सामने लिखी गई है और उसको ये चेक करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और फॉल्स।
तो उसका वाहिद एक तरीका है कि आप डायमेंशन कंपेयर करें। अगर इक्वेशन की बोथ साइड पे, जिस तरह यहां पे F है, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू और Fc इज इक्वल टू इन चीजों के बराबर, जिस तरह यहां पे भी, तो दोनों साइड के डायमेंशन अगर ठीक हैं, दोनों साइड के डायमेंशन अगर ठीक हैं, तो फिर वही ऑप्शन करेक्ट। जिस तरह के इस सवाल में आपके पास मैं करेक्ट कहूंगा किसको, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इन तीनों ऑप्शनों में कोई भी ऑप्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, इसको चेक करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी अनजान इक्वेशन को करेक्ट साबित करने के लिए आपके पास कौन सा तरीका है, टू कंपेयर द डायमेंशन। वाहिद हमारे पास हल है। डायमेंशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप किसी भी अनजान इक्वेशन को करेक्ट साबित करने के लिए किस चीज का सहारा लें, डायमेंशन का सहारा लें। इस पहली इक्वेशन को चेक करते हैं, F इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई r। तो देखें फोर्स की डायमेंशन कुछ देर पहले हमने निकाली कि F इज इक्वल टू ma, m की जगह क्या हो जाएगा, कि मास की जगह किलोग्राम और किलोग्राम की जगह m, और ये क्या हो जाएगा LT इनवर्स का स्क्वायर। ये है डायमेंशन किस चीज के, फोर्स के। तो हम फोर्स की जगह लिख देते हैं mLT इनवर्स का स्क्वायर। अब यहां पे इक्वेशन की दूसरी साइड को चेक करेंगे। अगर यही डायमेंशन आ गए तो ठीक, अगर यही डायमेंशन ना आए तो गिवन इक्वेशन आपके पास करेक्ट नहीं है। तो यहां पे आपके पास क्या है, mv डिवाइडेड बाई r। इनको कंपेयर करते हैं। ये है मास, ये है वेलोसिटी और ये है रेडियस। मास की यूनिट क्या है आपके पास, लेट्स सपोज हम पहले यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, रेडियस की। ये ऊपर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम, और मीटर कैंसिल होकर डिवाइडेड बाय सेकंड, जो कि आपके पास डायमेंशन के लिहाज से क्या आ जाएगा, टी इनवर्स, जो कि नहीं है करेक्ट। जिसका मतलब है कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं। इस तरह आप इस इक्वेशन को चेक करें, इस इक्वेशन को चेक करें, कोई भी करेक्ट नहीं होगी सिवाय एक इक्वेशन जो करेक्ट इक्वेशन है, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है। दोनों साइड के डायमेंशन आप कंपेयर करें तो आपके पास कौन सा डायमेंशन आएंगे, तो बात वाज़ेह हो गई है कि किसी भी अनजान इक्वेशन को चेक करने के लिए आपके पास डायमेंशन ही वाहिद हल है उसका। फिजिक्स में डायमेंशन इक्वेशन के लिहाज से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अक्सर एमसीक्यूज इसी को ईटा वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं कि कोई भी वो अनजान इक्वेशन दे देते हैं और आपसे कहते रहते हैं, जिस तरह अक्सर सवाल आता रहता है कि आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन जो कि एक थ्योरेटिकल इक्वेशन है, वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये करेक्ट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो आपने दोनों साइडों के डायमेंशन को क्या करना है, चेक करना है। सेकंड इक्वेशन को देख लें, या फर्स्ट इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 8, ये इक्वेशन भी करेक्ट है। देखें न्यूटन के ऊपर कोई वही वगैरह नाजिल हुई नहीं कि वो क्या करे, ये इक्वेशन वो देते या वो कहते कि ये सारा कुछ डायमेंशन को चेक किया जाता है कि आपकी लिखी गई इक्वेशन, जिस तरह के आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट हमें ढूंढना पड़ता है। उस कांस्टेंट को अक्सर आप कह देते हैं कि k इज इक्वल टू 1। तो आपकी और हमारी या किसी और की मर्जी नहीं है कि हम 1 कहते हैं, बल्कि इक्वेशन को डायमेंशनली कंसिस्टेंट करना है, डायमेंशनली करेक्ट करना है। और वही जी हम अब यहां पे आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, जी के डायमेंशन निकालें। तो डायमेंशन निकालने का तरीका यही है कि जिस
टर्म की आप डायमेंशन निकाल रहे हैं, उसको इक्वेशन को एक साइड पे छोड़ दें तो आपके पास ये जाएगा, आपके पास g इज इक्वल टू आर स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई m1 एंड m2, और इसी से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल कुछ टर्म्स यूज होते हैं डायमेंशन में जिसको हम डिस्कस करते हैं, और वो टर्म है आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, और डायमेंशनल कांस्टेंट भी है हमारे पास, और डायमेंशनल आपके पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी है, और डायमेंशनल लेस वेरिएबल भी है, जिसमें कुछ टर्म इस्तेमाल होते हैं। पहला टर्म इस्तेमाल होता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स ये क्या है? These are those physical quantities. These are those physical quantities which have dimension. जिनके क्या होंगे? डायमेंशन होंगे, but वेरिएबल मैग्नीट्यूड इनकी क्या होगी? आपके पास वेरिएबल होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होती है? आपके पास वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये ऐसे डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। इनको क्या कहा जाता है? ऑल दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इनके डायमेंशन है विच हैव डायमेंशन, और मैग्नीट्यूड भी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि कोई 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, कोई 3 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, कोई 500 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, किसमें एक्सेलरेशन कितना होगा और किसी बॉडी की एरिया कितना होगा। तो ऐसे टर्म्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? आपके पास वेरिएबल हो लेकिन डायमेंशन हो, उनको क्या कहा जाता है? डायमेंशनल वेरिएबल्स। एक और टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट ये क्या है? These are those physical quantities. These are those physical quantities which have dimension. उनके डायमेंशन तो होते हैं but constant magnitude. उनके मैग्नीट्यूड क्या होती है? चेंज नहीं होती। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड उनका कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल क्या होगी आपके पास? इसकी मिसाल होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब g की वैल्यू जो है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इनके डायमेंशन भी है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है, तो ऐसे टर्म्स को क्या कहा जाता है? डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है। प्लांक्स कांस्टेंट ये भी क्या आपके पास? डायमेंशनल कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है आपके पास? कांस्टेंट h इज इक्वल टू 6.6 × 10 की ताकत -34 जूल सेकेंड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन भी हो लेकिन वैल्यू क्या हो आपके पास? कांस्टेंट, इनको क्या कहा जाता है? डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है। एक और टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। These are those physical quantities which have no dimension, जिनके डायमेंशन नहीं हो बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो आपके पास? वेरिएबल। इसकी मिसाल क्या होगी? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, उसको हम कह सकते हैं लेंस की मैग्निफिकेशन।
किसी लेंस की हाई मैग्नीफाइंग होते हैं, कोई लो मैग्नीफाइंग होते हैं, लेकिन उनके डायमेंशन नहीं होती। या आपके पास सॉलिड एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, या आपके पास स्ट्रेन हो गया, या आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये ऐसे टर्म्स हैं जो डायमेंशन लेस वेरिएबल है। एक और टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये कौन से हैं? which have no dimension, which have no dimension, जिनके डायमेंशन नहीं होते, एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट वैल्यू हम यहां पे उसको कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू। इनकी वैल्यू भी क्या होती है आपके पास? कांस्टेंट होती है। ये प्योर हिंट्स हैं, प्योर नंबर्स। ये आपके पास क्या है? प्योर नंबर्स हैं। या आपके पास क्या है? पाई, पाई यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड 22/7 या 3.14, या आपके पास क्या है? 180 डिग्री। ये आपके पास है 180 डिग्री को एक और टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो बहरहाल ये कुछ टर्म्स थे डायमेंशन के लिहाज से। तो ये था आज का टॉपिक, इंतहाई अहम, डायमेंशन के ऊपर काफी एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।